नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बेहतरीन सी क्लास में। भाई कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। बाकी शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक क्लास को। और इस क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि टेंथ चैप्टर को एक कंप्लीट टच दे दें। बाकी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें रह भी जाएंगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां हमने चीज़ों को छोड़ा था। आपको याद होगा मैं परफेक्ट टेंस आपको करा रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट से बनने वाली जितनी भी बातें आपकी थी, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड हो या मेरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट ये क्या होता है भाई? देखो, फ्यूचर परफेक्ट से अगर मैं बात करूं तो आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में उतने ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे नहीं फॉर्म करता आपसे कभी भी। वो आपसे इसका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, यानी स्ट्रक्चर में हेर फेर करके क्वेश्चन बना सकता है। वैसे आपसे ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, या इसका कोई ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ना कुछ ऐसे इसके साथ वर्ड्स हैं कि उनके साथ लगाना ही लगाना होगा। बस आप इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, उतनी बस आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि जैसे आपने ना कोई काम करना है, मतलब अभी अगर कर रहा है तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई काम आपको फ्यूचर में किसी समय पे करना है, यानी फ्यूचर में किसी समय पर अगर कोई काम जाके कंप्लीट होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसी काम को, जैसे मैंने कहा कि मैं कल बाजार जा चुका हूंगा, या मैं कल अपने इस काम को कर चुका हूंगा, कल मैं दिल्ली जा चुका हूंगा। तो ऐसे वाले जो ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूं कि कल मैं दिल्ली जा चुका हूंगा, यानी मेरे दिल्ली जाने का जो काम है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाई कल मतलब आने वाला, तो वो तो फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर में ऐसा कोई काम जो फ्यूचर के किसी पॉइंट पे जाके कंप्लीट होगा, उसको दिखाने के लिए जो हम लोग टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। क्या क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात है वो है आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब याद रख लेते हैं, सबसे मेन वाले पॉइंट पे फोकस रखो। आप याद रखो कि फ्यूचर परफेक्ट बनता कैसे है। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब होगी वो तो थर्ड फॉर्म में ही होगी। लेकिन फ्यूचर का मतलब आप समझो, अब अगर आपने फ्यूचर के लिए ये डायरेक्ट लगा दिया विल, और इसके बाद आपने कोशिश की थर्ड फॉर्म लगाने की, तो भाई ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बिल, भाई आप तो जानते हो ना, इसी तरीके से तो सिखाया था मैंने बनाना कि बिल, आप बिल सेल फ्यूचर के साथ में लगाते हैं, और फ्यूचर के लिए बिल सेल लगाते हैं, और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। दोनों जोड़ दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा क्या? नहीं दोस्त। आपको एक पॉइंट ये ध्यान है कि मैंने बताया था बिल सेल दोनों मॉडल वर्ब होती हैं, और मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा बेस फॉर्म में आती है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरे भाई, हमें इस फ्यूचर टेंस का परफेक्ट बनाने के लिए, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए डायरेक्ट बिल सेल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगानी होती, हमें एक बेस फॉर्म भी लानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म को ले आते हैं, जिससे कि वो परफेक्ट का काम करने लगता है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? विल और सेल आप यूज करेंगे, यानी जो भी दोनों में से यूज होना होगा वो लगा देंगे। फिर आप इसके बाद लगाएंगे एक बेस फॉर्म, यानी आप हैव लगा देंगे, और हैव के बाद आप लगा देंगे थर्ड फॉर्म। तो ये अपने आप में परफेक्ट का काम कर जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये चीज अपने आप में परफेक्ट का काम कर जाएगी। और ये जो बिल सेल है आपका, ये फ्यूचर का काम कर जाएगा। तो यही तो चाहिए था हमको। तो ये देखो फ्यूचर बन गया और इधर परफेक्ट बन गया। तो फ्यूचर परफेक्ट आपका ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट की कभी भी बात होगी तो उसके अंदर या तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैंने पूरा बना के आपको दिखा दिया। इसी को मेरे भाई ध्यान रखना है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास नहीं करेगा, बस मैंने कहा स्ट्रक्चर में हेर फेर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखो, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा, मैंने लिखा आई विल बी, या आई विल
नेक्स्ट वीक। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो तो आपको तुरंत पता चलेगा कि यहां पे आपने बिल लगाया है आई के साथ, ठीक है। फिर आपने हैव गॉन लगाया, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म अपने आप में परफेक्ट बना रही है यहां पे, और बिल अपने आप में क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। तो हमें टेंस बहुत आराम से पता चल गया कि यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह आएगा कि मान लो गुरुजी अगर कभी एरर बना दिया छोटा मोटा तो वो कैसे बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखो एग्जामिनर एरर करने की गड़बड़ ये कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बिल हैव गॉन लिख रखा है, हो सकता है कल को एग्जामिनर यहाँ पे बिल हैड गॉन कर दे, ये गड़बड़ कर सकता है। तो भाई आप तो जानते हो ना बिल मॉडल वर्ब होती है, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, बट आपने तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी तो गलत हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एग्जामिनर एक गलती और करा के दे सकता है, हो सकता है कल को वो ऐसे लिख दे, लिख के ये तो रख रहने दे ठीक से, हो सकता है इसको बेंट कर दे या हो सकता है इसको गो कर दे, तो ये भी चीजें गलत हो जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड गलतियां करके आपको दे सकता है, बाकी फ्यूचर परफेक्ट से वैसे कुछ खास क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बेसिक सी जानकारी आप इसके बारे में रखो कि अगर कोई काम फ्यूचर के किसी पॉइंट पे जाके अगर कंप्लीट होगा तो उसको दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और बस नॉर्मल ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बेस्ड गलतियां करके दे सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट पे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वहां से रिलेटेड एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। और अगर मैं बात करूं आपका एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इन एग्जाम्स में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं उस पॉइंट से, तो भाई उस पर थोड़ा फोकस कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, ध्यान से नोटिस करिएगा, बस केवल एक ही दो बात बची हुई है उतनी इंपॉर्टेंट, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं बचा इस चैप्टर में। हम कंप्लीट ही कर चुके हैं लगभग इसको, 90% चैप्टर आपके हाथ में आ चुका है, बस आप ये मान के चलो। तो हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। केवल एक बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझ लो, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अपने आप कर लोगे बहुत आसानी से। तो पहला टेंस हम लोग इसका लेने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट का, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिया है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा मेरे भाई। आप केवल ये चीज सीख लो, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप अपने आप कर लोगे। तो आप मुझे बताओ, इसमें आपको दो चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको परफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपको दोनों ही टेंस इसके अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। आपको इसके अंदर परफेक्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब कैसे ये चीजें इंक्लूड होंगी, कैसे ये चीजें काम करेंगी, उनकी हम बात करते हैं। देखो आप समझो, परफेक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्शन जो है वो अपने आप में हो चुका है। और ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं मानते परफेक्ट वाले एक्शन को, वो अनफिनिश्ड की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वो हो चुका होता है एटलीस्ट, तो उस एक्शन को दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस आता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि काम अभी भी चल रहा है, अभी भी काम कैसा है आपका, जारी है। तो एक तरफ होगा ये, जैसे मान के चलो मैं कोई काम कर रहा था, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं कोई काम कर रहा था, ठीक है, ये मैं हूं और मैं कोई काम कर रहा था। अब काम कर रहा था तो हुआ क्या कि मैं अपना ना इसमें कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए क्या करूंगा कि काम को कुछ देर तो मुझे करते हुए हो गई, जैसे मान लो कुछ काम हो गया होगा। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसके अंदर आती है वो आते हैं टाइम। इसके अंदर टाइम इंक्लूड हो जाता है, यानी आप एक पॉइंट टाइम दे देते हो, पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम आप इंक्लूड कर लेते हो, जिसकी मदद से क्या हो जाता है कि कुछ समय के लिए तो काम हो जाता है कंप्लीट और कुछ आगे भी चल रहा होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है मेरे भाई टाइम। इसके अंदर टाइम इंक्लूड हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब टाइम दो तरीके से इंक्लूड होता है, एक तो पीरियड के फॉर्म में यानी पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूड होता है, और एक मेरे भाई पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूड होता है। दोनों तरीके का टाइम आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति 1 बजे से काम कर रहा है, 1 बजे से काम कर रहा है,
और अभी प्रेजेंट में जो समय हुआ है वो 2 बज रहे हैं। तो अब आप ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति 1 बजे से काम कर रहा है और अभी भी वो व्यक्ति अगर काम कर रहा होगा तो मेरे भाई 1 घंटा उसको काम करते करते हो चुका। तो इस 1 घंटे में उसने कुछ ना कुछ तो काम कर लिया होगा। तो जो 1 घंटे में उसने काम कर लिया होगा वही मेरे भाई परफेक्ट के लिए आता है। और जो काम वो आगे भी कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है आगे, तो अभी भी आगे भी कर रहा है वो काम, तो जो आगे वो काम कर रहा होगा वो कॉन्टिन्यूस में होता है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस में काम होता है। तो आपको यही बात समझनी है। जैसे होता यह है, जब हम एक टाइम ऐड कर देते हैं वहां पे, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत पहले से तो वो काम कर ही रहा था, लेकिन आगे भी वो काम कंटिन्यू है। तो जो जितने टाइम पे वो हो चुका है उस पीरियड तक या उस पॉइंट तक जो काम हो चुका है वो परफेक्ट में माना जाएगा, और जो आगे हो रहा है उसको कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पीरियड ऑफ पॉइंट, आपके जो पीरियड ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको कैसे पहचानेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के बताइए कि कैसे बनेगा ये, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। और मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए, अगर हम बात करें, हम अच्छी तरीके से जानते हैं परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। मैंने यही तो बताया था आपको। फिर मैंने आपको कॉन्टिन्यूस के लिए बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, और प्रेजेंट के लिए अब आप क्या लगाएंगे, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना है। क्या आपको याद है, प्रेजेंट के परफेक्ट को तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से भाई। प्रेजेंट का परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे भैया प्रेजेंट का परफेक्ट अगर अप्लाई करना होता है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बस मेरे भाई वही काम आपको करना है। तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए, इतना बनाने के लिए, यहां से यहां तक इतना बनाने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करना होगा, यानी आप यहां पे हैज और हैव इंक्लूड कर देंगे। ये हो गया, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, काम बन गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो थर्ड फॉर्म हम इंक्लूड करेंगे ये कौन सी फॉर्म होगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग फ्यूचर में बी अब वहां पे यूज कर पा रहे थे, बी हमने जो एक तरीके से वहां पे हमने फॉर्म लगा दी थी कॉन्टिन्यूस में, आपने नोटिस किया होगा हम बी की फॉर्म ले आए थे अपने आप के लिए यूज करने के लिए। सेम हम यहां पर भी वही करेंगे, यानी हम यहां पर भी बी की फॉर्म ले आएंगे। अब नोटिस करो, हमें यहां पे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम मेरे भाई यहां पे थर्ड फॉर्म ले आएंगे, यानी हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होगा हैज या फिर हैव। फिर थर्ड फॉर्म की जगह हम बी की फॉर्म लगा देंगे, तो भाई बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। और उसके बाद मेन वर्ब लगा देंगे आईएनजी में, क्योंकि वो काम अभी भी हो रहा है ना, तो काम काम को तो बताना ही होगा। जब वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, इस पॉइंट तक तो हो ही चुका है, तो वो तो परफेक्ट हो गया उतना, लेकिन आगे भी हो रहा है, तो वो काम को हमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लिखना पड़ेगा। इसीलिए मेन वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लिखेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के आया। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है वो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप इंक्लूड कर लीजिएगा, साथ ही साथ टाइम भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये टाइम भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो ये चीजें आपकी होती हैं, बस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको स्ट्रक्चर में बनाना आना चाहिए भाई, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म की जगह ऐसा नहीं कि मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दोगे, वो मत करना, क्योंकि आपको काम को कॉन्टिन्यूअस में दिखाना होता है। तो काम को कॉन्टिन्यूअस में दिखाओगे तो मेन वर्ब आईएनजी में ही आएगी। बस थर्ड फॉर्म की जगह हम क्या कर लेंगे, बी की फॉर्म यूज कर लेंगे, और हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें क्या होता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आपकी आईएनजी वाली फॉर्म होती है। ठीक है, और टाइम एक्सप्रेशन आपको दे रखा होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर जो है वो यहां से क्वेश्चन कैसे तरीके से बनाता है। तो आप नोटिस कीजिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाता है आपका। छोटे छोटे पहले मैं बात कर लेता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, अब आप नोटिस करो, मैंने यहां पे लिखा राम इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस 3 o'clock। ये अभी सिंस वगैरह पे ध्यान मत दो, अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। पहले आप जो मैं बेसिक चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझो।
कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस तरीके से गलतियां करके देता है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एरर माना जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट होता है उससे बनने वाला, ये बिल्कुल बेसिक टाइप का एरर होता है। ये गलती वो इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा यहां टाइम को ना देखे, डायरेक्ट ये देखे कि कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई है। बट आप नोटिस करो, मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस टेंस आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो जब आपको मेरे भाई एक समय सीमा ना दी हो, यानी कोई भी समय वगैरह ना दिया हो, डायरेक्ट कोई काम बता दिया कॉन्टिन्यूस में, जैसे वह खाना खा रहा है, वह डांस कर रहा है या कुछ भी, तो इसमें मैं कोई टाइम ऐड नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर टाइम ऐड कर दिया कि वह 2 बजे से डांस कर रहा है, वह 3 बजे से खाना खा रहा है, वह 1 घंटे से सो रहा है, तो ये जो मैं टाइम ऐड कर रहा हूं इसकी मदद से वो अपने आप में 1 घंटा उसे कंप्लीट हो गया खाना खाते हुए, यानी अब वो व्यक्ति जो आगे खा रहा है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जाएगा और वो 1 घंटे तक जो खा चुका है वो तो परफेक्ट हो गया ना। तो जब भी हम टाइम ऐड कर देंगे तो उस केस में होता यह है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस ना रह के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, वो आपको गलती बना के देगा इसके अंदर। वो क्या करेगा, टाइम तो आपको देगा लगा के, लेकिन वो समझेगा बच्चे को मूर्ख और वो यहां पे लगा के देगा आपको नॉर्मल कॉन्टिन्यूस। तो मेरे भाई नॉर्मल कॉन्टिन्यूस अप्लाई नहीं होगा, यानी इज नहीं आएगा, इसकी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा हैज बीन। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सबसे बेसिक लेवल का एरर होता है। ये आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी देखने को मिलेगा और यहां पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का एरर होता है ये, और ये पूछती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो उसमें टाइम एक्सप्रेशन के साथ देगा चीजें ऐड करके, लेकिन बच्चा उतना ध्यान नहीं दे पाता और वो सीधे सीधे देखता है कि यार कॉन्टिन्यूस लगा रखा है, राम के साथ इज है, इज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। लेकिन भाई ये टाइम को भी देख लेना, यहां टाइम भी मेंशन कर रखा है, और जब आपने टाइम मेंशन कर दिया तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली बात हो जाएगी, वहां इज नहीं आएगा, फिर हैज बीन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से पूछता है आपका। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग चलते हैं कि भाई ये सिंस और फॉर का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, बिल्कुल तय है, आप ये मान के चलो। तो मैं आपको वो चीज अब सिखाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ध्यान से बिल्कुल इसको समझना है आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो टाइम होता है, टाइम वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना है ध्यान से कि टाइम जो है वो कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखो भाई टाइम जो होता है ये आपका जब एक्शन में आपको इस तरीके से दिखेगा तो टाइम आपका दो तरीके का हो सकता है, एक तो आपका पीरियड ऑफ टाइम और एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम बात कर लेते हैं कि टाइम आपका दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो पीरियड ऑफ टाइम और एक मेरे भाई पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब खास बात समझना यहां पे, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम इनके लिए क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों के लिए सेम चीजें हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी दोनों के लिए जो आपको लगाना होगा वो टाइम के लिए आपको या तो सिंस चुनना पड़ेगा या मेरे भाई फॉर चुनना पड़ेगा। और ये किस किस के लिए अप्लाई होगा पता है, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए थोड़ा सा बदलाव होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर कभी बात हो रही होगी तो टाइम के साथ वहां या तो आप सिंस लगाएंगे या आप फॉर लगाएंगे। अब सवाल ये आता है कि सिंस कहां आएगा और फॉर कहां आएगा। तो याद रखना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको आपने ध्यान रख लिया तो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर दोगे अगर पेपर में आएगा तब। तो मैंने क्या कहा कि भाई पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फॉर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस लगाएंगे। अब सबसे जो एकदम अहम सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है वो ये है कि भैया पता कैसे चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैंने क्या कहा, एकदम से अगर कोई चीज पिन पॉइंट कर रही होगी, पिन पॉइंट कर रही होगी, जैसे मंडे से कोई दिन का नाम दे दिया, कोई साल का नाम दे दिया, कोई महीने का नाम दे दिया, तो मेरे भाई वो अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम होता है।
समझ पा रहे हो ना? या मैंने 2 बजे बोल दिया, 3 बजे बोल दिया, या मैंने कोई एग्जैक्ट टाइम बता दिया जैसे 2 बजे या 3 बजे, 4 बजे, ऐसे करके। तो ये सारे के सारे जो मैं टाइम आपको बता रहा हूं, ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? देखो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या मैंने बोल दिया 2002 टू 2005, तो ये मेरे भाई अपने आप में 3 साल का पीरियड बन गया। यानी एक टाइम गैप बन रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पीरियड बनता दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1 मिनट, तो मेरे भाई 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड का पीरियड इंक्लूड होता है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो अगर छोटा सा भी वो पीरियड बन रहा होगा, तो उस केस में उसे पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करोगे, और उसको दिखाने के लिए आप उसके साथ क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। समझ में आई बात? तो अब मैं जरा आपको बता देता हूं कि भाई कौन कौन से आपके वो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशंस यहां पे लिखा देता हूं, आप उनको मेरे भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको टाइम एक्सप्रेशंस लिखा देता हूं। तो इधर मैं फॉर के लिखा दूंगा, उधर सिंस के लिखा दूंगा। ठीक है, तो दोनों के मैं यहां पे लिखा देता हूं आपको। यहां पे हम ऐसे करके लाइन कर देते हैं इनके बीच में, ताकि इधर मैं फॉर के लिख दूंगा और उधर सिंस के लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, मैं सारे के सारे यहां पे लिखने वाला हूं। जैसे अगर मान लो आपको यहां पे सेकंड लिख दे, या मिनट लिख दे, आवर लिख दे, ठीक है, या डे लिख दे, वीक लिख दे, मंथ लिख दे, ईयर लिख दे। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये ए आर्टिकल के साथ में, या एटलीस्ट ए आर्टिकल ना दे, कुछ और डिजिट यूज कर ले, जैसे 2 डे, 3 डे, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, या ए आर्टिकल लगा के दे। मोस्ट ऑफ द केस में चांसेस होते हैं वो ए आर्टिकल लगा के देता है, तो मैंने ए आर्टिकल लगा के बता दिया। या हो सकता है कि इस ए आर्टिकल की जगह पे एग्जामिनर कुछ और रख दे, तो मेरे भाई उस केस में भी आपको सीधे सीधे समझना है कि वो एक पीरियड की तरह काम कर रहा होगा। जैसे मैंने बोला 1 साल, तो मेरे भाई 1 साल अपने आप में एक पीरियड की तरह काम करेगा। उसके अंदर 365 दिन हैं, 12 महीने हैं, तो ये अपने आप में एक पीरियड बन गया। और पीरियड बन गया तो भाई वहां पे वो पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर होगा, और उसके साथ आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से एग्जामिनर कंसीडर करता है। मोस्ट ऑफ केसेस में आप नोटिस कीजिएगा कि वहां पे वो आपको ए के साथ बना के देगा, क्योंकि बच्चा ए के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि यार यहां कैसे पीरियड ऑफ टाइम बन रहा है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, और मैं आपको बताता हूं कि और किस तरीके से पूछता है आपसे। यहां पे अगर हम बात करें तो एक ये वाला भी पैटर्न फॉलो करता है, ईयर्स हो गया, ठीक है, ऐसी वीक्स, मंथ्स, यानी इनको प्लूरल करके भी पूछ सकता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लूरल करके भी पूछ सकता है। एक फ्रेज होती है वो बहुत ज्यादा पूछती है, उसको भी ध्यान रखना आप लोग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक फ्रेज होती है, इसको भी ध्यान रखना। कई बार इसको बच्चे सिंस कर देते हैं, लेकिन अ लॉन्ग टाइम अपने आप में एक लंबा समय, तो वो एक लंबा समय एक पीरियड की तरह काम करता है, इसीलिए इसके साथ भी क्या आएगा? फॉर आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप ये मान के चलो कि फॉर के साथ में आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, तो भाई इनको जो है आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंस वाले। देखो, सिंस की खासियत ये होती है कि आप इसमें एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट वाली बात कर रहे होंगे। पिन पॉइंट वाली बात का मतलब समझते हो? पिन पॉइंट वाली बात का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर रहे होंगे। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने कह दिया 7 बजे, अब 7 बजे तो मैंने 7 AM बोल दिया, मैं 7 PM भी बोल सकता हूं, इस तरीके का टाइम भी मेंशन किया जा सकता है, या बिल्कुल इस तरीके का टाइम भी मेंशन किया जा सकता है, ये वाला। या आपको ऐसे भी टाइम लिख के दिया जा सकता है 8 o'clock, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी लिखा था, आपने नोटिस किया होगा इस तरीके का। या अगर मैं बात करूं, कोई आपको एग्जैक्ट मेरे भाई मंथ वगैरह दे रखा होगा, ठीक है, एग्जैक्ट मंथ का नाम अगर दे दे सीधे सीधे, जैसे बोला जनवरी, तो उस केस में मेरे भाई ऐसे बोला मंडे, तो वो डे का नाम है। आप ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई मैं उस वाले दिन की बात कर रहा, दिन अगर बोल दिया नॉर्मल आपने फॉर अ डे, तो भाई डे के लिए सिंस अ डे नहीं बोलोगे, क्योंकि डे अपने आप में एक पीरियड हो गया,
उसके अंदर 24 घंटे होते हैं। लेकिन अगर आपने संडे बोला तो आप एक स्पेशल बात बता रहे हो, एक स्पेशल टाइम को पॉइंट कर रहे हो कि भाई उस संडे से, तो वो पॉइंट करने के लिए आते हैं बिल्कुल। तो अगर आपने किसी डे का नाम लिख दिया, ध्यान से यहां पे लिखिएगा, जैसे मैंने यहां पे किसी डे का नाम लिख दिया, या किसी आपने मंथ का नाम लिख दिया, या कोई स्पेशल आपने सन इंक्लूड कर दी, लाइक जैसे मैंने लिख दी 1990, ऐसे कोई सन इंक्लूड कर ली, या कोई त्योहार का नाम लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया दिवाली, या कोई स्पेशल त्योहार का आपने कोई नाम लिख दिया, ठीक है। तो वो जो चीजें होती हैं उनको दिखाने के लिए मेरे भाई क्या आता है आपका, उनको दिखाने के लिए ये चीज आती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, एक चीज और भी होती है, जैसे आपने नोटिस किया होगा, ये लास्ट के साथ में आपका जो बनता है, जैसे लास्ट के साथ में आप डे बोल सकते हैं, नाइट करके बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, लास्ट मूमेंट करके बोल सकते हैं, मंथ करके बोल सकते हैं, ईयर करके बोल सकते हैं। ये सब लास्ट के साथ में भी बन जाते हैं। तो लास्ट के साथ वाले आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के साथ में थोड़ा सा ज्यादा पूछता है। तो ये लास्ट के साथ वाले वर्ड है भाई, इनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आप ये मान के चलो, ये सिंस के साथ वाले एक्सप्रेशन, और इन सभी एक्सप्रेशंस की खास बात ये है, ये सीधा सीधा किसी टाइम को पॉइंट कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट टाइम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक पीरियड को लेके चलता है। जैसे मैंने बोला, मैं महीनों से उससे नहीं मिला, तो अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सिंस सेवरल मंथ्स, वो गलत हो जाएगा। आपको बोलना होगा फॉर सेवरल मंथ्स, क्योंकि कई महीने अपने आप में एक पीरियड की तरह काम करेगा। समझ में आई बात? तो ये आपके सिंस के लिए हो गए, ये आपके फॉर के लिए एक्सप्रेशंस हो गए। बस यही मेरे भाई आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं से आपका सीधा सीधा काम चलेगा, ठीक है ना। तो आप ये भी चीज, अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो आप एक चीज और भी ध्यान रख सकते हैं भाई, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ये अपने आप में एग्जैक्ट टाइम को बताता है। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये अपने आप में क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप वो ध्यान रख लीजिए। मेरा काम था आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का, वो मैं कर चुका हूं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस्ड, फिर हम लोग जो है चीजों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो इसको मैं इरेज करता हूं भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे मैंने लिखा दिए जितने भी इंपॉर्टेंट है, और जहां से भी क्वेश्चन पूछती है एसएससी, तो वो मैंने आपको लिखा दिए। अब मैं आपको यहाँ पे जो है इसमें चीजें बताता हूँ और क्वेश्चन कराता हूँ पहले मैं आपको। तो मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे दोनों क्वेश्चन में बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलो भाई, ये दोनों क्वेश्चन में आप जरा मुझे बता दो कि कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या मैंने, गड़बड़ देखकर बताओ। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, पहला कह रहा है आई हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस हाफ एन आवर। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैंने कहा था चाहे 1 घंटे की बात हो, आधे घंटे की बात हो, 2 घंटे की बात हो, या 10 घंटे की बात हो, वो सीधे सीधे आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो टाइम एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये अपने आप में एक मेरे भाई पीरियड ऑफ टाइम है। सीधे सीधे हमें पीरियड ऑफ टाइम नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये एक्सप्रेशन लिखाया था पीछे अभी। तो यहां पर आधे घंटे की बात हो रही है, बट आपने सिंस लगाया हुआ है। लेकिन सिंस की खासियत क्या होती है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, तो यहां ये नहीं आएगा, आपको यहां पे लगाना होगा फॉर।
सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे आई हैव नॉट बीन गोइंग, ठीक है, आई हैव बीन, एक मिनट रुकिए सॉरी, ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया मैंने। आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर लास्ट वीक। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपने क्या कर रखा है, लास्ट वीक लगा रखा है। सॉरी एक मिनट दीजिए। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, यहां पर मैंने, अगर आप टाइम को देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने यहां लास्ट वीक ऐड कर रखा है। और मैंने क्या कहा था कि अगर लास्ट के साथ में आप कोई भी ऐड करते हैं, चाहे वो डे की बात करें, नाइट की बात करें, या वीक की बात करें, मंथ की बात करें, ईयर की बात करें, तो वो अपने आप में एक पॉइंट की तरह काम कर रहा होता है। यानी आप यहाँ पे पिछले हफ्ते एक पॉइंट की तरह बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब मैंने जो यहाँ टाइम ऐड किया है ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम है। तो मेरे भाई अगर ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ फॉर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पीरियड के लिए आता है। तो यहाँ पे सिंस आएगा दोस्त, क्या आएगा यहाँ पे, सिंस आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां इन दो क्वेश्चंस में थी। आपको भी ऐसे ही तरीके से जो है एरर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको आराम से पहचान लेना होगा। बस केवल यही चीज वहां पे आपको देखनी होगी कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। सिंपल, बहुत बढ़िया। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, वो चीज आप जानते तो हैं लेकिन वो बताना आपको जरूरी है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो टाइम के अंदर एक छोटी सी बात मैं और आपको यहाँ पे लिखाना चाहूंगा, वो भी आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो हम फ्यूचर में भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इसके बारे में केवल बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। जैसे आपने नोटिस किया कि अगर टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाता है तो उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं उस टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, सेंटेंस में ऐड करने के लिए। लेकिन सिंस फॉर मैंने कहा केवल प्रेजेंट और पास्ट में आप यूज कर सकते हो। तो सर फ्यूचर में क्या होगा, समझना मेरी बात को। फ्यूचर के अंदर हम क्या करेंगे, सिंस यूज नहीं होगा। यानी सिंस जो होता है वो स्पेशली पास्ट के टाइम को ही दिखाने के लिए आता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट और पास्ट की बात होगी तब आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे, लेकिन जब बात फ्यूचर की होगी, किसकी बात होगी दोस्त, फ्यूचर की जब बात होगी तो उस केस में आप फॉर का तो यूज करेंगे, ये तो ठीक है। यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फॉर ही आएगा, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस नहीं आएगा, उसके लिए आपको फ्रॉम यूज करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये छोटा सा डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रखना कि पास्ट में याद रखना पॉइंट ऑफ टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में यहां पे बढ़िया तरीके से लिख लो कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वेरी सॉरी, चलिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में मैं कह रहा था, यहां पे ठीक से इसको एक बार लिख लीजिएगा। मैंने यहां पे तो इसको लिख ही दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम को ही दिखाने में केवल डिफरेंस होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आप पास्ट और मेरे भाई किस में डिफरेंस पाएंगे, फ्यूचर के अंदर। तो ये डिफरेंस बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि पास्ट के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी आप सिंस लगाएंगे, और जब फ्यूचर के लिए पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तब आप फ्रॉम लगाएंगे। ये अपने दिमाग में कहीं पे बिठा के रख लीजिए, क्योंकि मेरे भाई इसमें गड़बड़ कराता है एग्जामिनर। क्या करता है पता है, फ्यूचर के साथ भी सिंस लगा के दे देगा, बट आपको याद रखना है कि फ्यूचर के टाइम को दिखाने के लिए सिंस नहीं आएगा, सिंस स्पेशली पास्ट के टाइम को दिखाने के लिए आता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज नोट कर लेना। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, और एक मैं जो एक कॉन्सेप्ट और इसमें बताने वाला हूं वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करते हैं, वो आपका स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है। अब उसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं उसको समझिए। देखो होता यह है, ये इसमें जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब की। अब आपको याद होगा स्टेटिव वर्ब के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है कि स्टेटिव वर्ब कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं, क्या इनकी बेसिक बातें होती हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि भाई स्टेटिव वर्ब के बारे में सबसे बेसिक बात बस यही याद रखना कि उसके साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनके साथ आ भी जाता है। लेकिन उसमें भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी
कि वो तभी आएगा जब वो मीनिंग, वो अपना एक्चुअल मीनिंग ना कर रही हो, वहां वो डिफरेंट मीनिंग कर रही हो, तभी हम उसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आपको यहां पे वही बेसिक वाली बात यूज करनी है कि भाई जो स्टेटिव वर्ब होती है ना, उन पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आता है, उन पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आता है। और जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आता तो भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे? तो मैं यहां पे आपको जो बात बताने जा रहा हूं मेरे भाई, इसको बिल्कुल जितने स्टार लगा के लिखना चाहूं उतने स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि कई बार बच्चे गलती करके आ जाते हैं इस चीज में। तो याद रखना है आपको, जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ध्यान से मेरी बात बिल्कुल पूरा फोकस के साथ सुननी है, कि जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो बराबर होता है परफेक्ट टेंस के। क्या समझे बात को? दिमाग तो नहीं घूमा ना बात सुन के? जो ये बात लिखी है ये अपने आप में बहुत भयंकर वाली बात है, लेकिन इसको समझना पूरी तरीके से। मैंने क्या कहा? जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो बराबर होता है परफेक्ट टेंस के, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखने की बजाय आप वहां परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को ही ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा? तो आप कहेंगे भैया जो अभी हमने पढ़ा, तो हम इसको अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना होगा तो हम लिखेंगे हैज या फिर हैव। उसके बाद हमें इसको थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी परफेक्ट बनाने के लिए, दे दी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपको पता है इसकी जगह पर हम मेरे भाई चाहें तो केवल हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा भी सकते हैं। मतलब ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। तो सर ऐसे तो बात समझ में नहीं आ रही हमारे कि दोनों कैसे सही हो जाएंगे, तो फिर इसको बनाया ही क्यों गया? अब डिफरेंस समझो। होता ये है, आपको हर जगह ऐसा नहीं करना है कि सर जी हमारा मन नहीं कर रहा है आईएनजी वाली वर्ब लगाने का, हम परफेक्ट टेंस लगा दे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। आपको करना यह है, जब आपकी जो मेन वर्ब हो वो मेरे भाई स्टेटिव वर्ब आ जाए तो उस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, मतलब वहां आप आईएनजी वाली वर्ब लगा ही नहीं सकते। तो उस केस के लिए स्पेशली ये वाली बात बनाई गई। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? भाई अगर नॉर्मली अगर कोई एक्शन वर्ब है और वो स्टेटिव वर्ब नहीं है, आपकी एक्शन को दिखाने वाली वर्ब है, तो वहां तो अप्लाई हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ब ऐसी है जहां अप्लाई हो ही नहीं सकता, वहां वो स्टेटिव वर्ब है, तो वहां पर आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इजाफ किया गया, इसको बनाया गया कि भाई अगर आपकी स्टेटिव वर्ब है और उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ सकता और जबरदस्ती में हम कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे तब तो गलत हो जाएगी बात। तो मेरे भाई उसको बचाने के लिए इसे कहा गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो बराबर होता है परफेक्ट टेंस के, लेकिन स्टेटिव वर्ब के केस में। ऐसे नहीं कि हर जगह आप अप्लाई कर दोगे, हर जगह मत करना भाई, फिर तो इस बेचारे को ये तो विलुप्त हो जाएगा फिर तो ऐसा नहीं करना होता। बस आपको स्टेटिव वर्ब के केस में ऐसा करना होता है। तो अगर आपको स्टेटिव वर्ब दिखे, क्योंकि क्वेश्चन बनाती है एसएससी यहां से, अगर आपको स्टेटिव वर्ब दिखे तो आपको सीधे ध्यान रखना है कि स्टेटिव वर्ब के केस में भाई आप जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना लगा के वहां परफेक्ट टेंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई स्टेटिव वर्ब पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आता है। सिंपल सी बात है। चलो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आई हैव बीन having a car since 2000। चलो इस क्वेश्चन में जरा मुझे बताओ क्या कोई गड़बड़ है? तो आप नोटिस करोगे कि अरे भैया जी कोई गड़बड़ नहीं है। देखो कह रहा है आई हैव बीन हैविंग अ कार सिंस 2000, यानी सन 2000 से मेरे पास कार है। तो इसमें क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है इसमें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, आपको लगेगा कि भाई 2000 से है और अभी भी है, तो परफेक्ट 2000 से अब तक का समय परफेक्ट हो गया उसके लिए, और आगे भी मेरे पास वो रहेगी, तो वो कॉन्टिन्यूअस पे चलेगा मामला। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई होना है। सर यहाँ पे देखो हैव लगा रखा है, हैव के लिए थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, उसके बाद आईएनजी लगा रखा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस बन गया और इधर ये परफेक्ट बन गया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई हो रखा है, ठीक है सर। लेकिन जरा वर्ब पे गौर करो इसकी। तो आप तुरंत जैसे ही वर्ब पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मुझे कहीं ना कहीं हैव नजर आ रही है और ये यहां पे मेरे भाई मेन वर्ब का काम कर रही है। तो आपको याद नहीं है क्या
क्या मैंने वर्ब में लिखाया नहीं है आपको? स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में लिखाया था या नहीं? इसको अलग से भी पढ़ाया था या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, आपने बताया था कि जो हैव होती है ये आपकी एक स्टेटिव वर्ब होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन में भी थी, ये अपनी डिफरेंट मीनिंग भी करती है, खाने के सेंस में, पीने के सेंस में, टाइम स्पेंड करने के सेंस में, फन करने के सेंस में, तो ये डिफरेंट मीनिंग भी करती है और ये स्टेटिव वर्ब की तरह भी मीनिंग करती है भाई। तो ये स्टेटिव वर्ब है। अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ यहां पर ये क्या स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था जब भी हैव वर्ब या तो रिलेशनशिप बताने के लिए आए या पोजीशन बताने के लिए आए तो उस केस में वो स्टेटिव वर्ब होती है, क्योंकि वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है। तो यहां पर भी तो वही बात है भाई, ये कार पे पोजीशन दिखाने का काम कर रही है और कार पे पोजीशन दिखाने का बात कर रही है, मतलब ये जो मेन वर्ब यहां दे रखी है वो स्टेटिव वर्ब में है। तो एक्चुअली वैसे तो चीजें अप्लाई हो रखी है सारी की सारी, वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि भाई ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आता है। तो फिर क्या करें ऐसे केस में? बस मेरे भाई कुछ मत करो, थर्ड फॉर्म लगा दो, तो हैड लगा दो, काम आपका बन जाएगा। अब कई बच्चे यहां पे हैव लगाने की सोच रहे होंगे, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या आप नहीं जानते ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? तो हैव कैसे आ जाएगा? हैव तो आएगा ही नहीं, हैड आएगा। तो हम बोलेंगे आई हैव बीन हैड अ कार सिंस 2000। समझ में आई बात? क्लियर हो गया बात? बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो परफेक्ट टेंस के बराबर होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज हम तभी करेंगे जब हमें जो मेन वर्ब दे रखी हो ना वो हमारी स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रही हो। अदरवाइज तो हमारा है ही भैया, एक्शन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक्शन को तो चाहे आप प्रेजेंट में इंडेफिनिट में दिखाओ, चाहे कॉन्टिन्यूअस में दिखाओ, चाहे परफेक्ट में दिखाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, और ये कॉन्सेप्ट भाई थोड़ा बताना जरूरी था तो मैंने इसलिए इसको बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम जो छोटी छोटी बातें रह गई हैं बस वो सीख लेते हैं और फिर हमारा ये जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं अब जो दो चीजें इसमें बची हुई हैं वहां से क्वेश्चन एसएससी ज्यादा पूछती नहीं है खासकर, तो इसीलिए बस उनके स्ट्रक्चर आप जान लो, यानी दोनों टेंस के केवल आप स्ट्रक्चर जान लो, बस बात खत्म। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कभी बन गया क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी भाई, आइडेंटिफिकेशन की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन बाकी आप कोई उम्मीद मत रखो कि वैसे क्वेश्चन पूछेगा, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता। आपका मोस्टली चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी लगभग आप कह सकते हो 98% चैप्टर खत्म आपका, ठीक है। तो आप बस दो चीजें और देख लो, यानी केवल आइडेंटिफिकेशन देख लो आप किसका, इधर मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और इधर मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाते हैं। मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस तो हम उसको मेन वर्ब को लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन पहले बताओ पास्ट परफेक्ट जानते हो? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे भैया कुछ नहीं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा भाई, आपको मेन वर्ब को लिखना पड़ेगा, यानी जो आईएनजी वाली फॉर्म में लिखेंगे ये मेन वर्ब होगी। तो सर भैया ये थर्ड फॉर्म कहां से लेके आए? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके आए थे वैसे ही यहां पर भी लेके आएंगे। तो ये जो थर्ड फॉर्म आप लेके आओगे ये बी की फॉर्म लेके आओगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो मेरे भाई हैड के बाद निकल के आएगा बीन, और उसके बाद फिर जो निकल के आएगा वो मेरे भाई आपका आएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ। लेकिन वही चीज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी बनेगा जब एक टाइम, एक पीरियड आपका या पॉइंट ऑफ टाइम बना के आपको दे रखा होगा वहां पे, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात?
तो ये स्ट्रक्चर भाई आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब और चीजें एलिमेंट ऐड कर सकते हो, वो आपका मन है। मेरा काम आपको आइडेंटिफिकेशन सिखाने का है, मैं बस आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ। जितनी चीज की मुझे जरूरत है, मैंने हमेशा कहा है, देखो लगभग अगर हम बात करें तो बैच का हम लगभग 30 से 40% हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान दिला रहा हूँ मेरे भाई। जिस दिन मैंने बैच शुरू किया था, मैंने उस दिन भी कही थी ये बात कि जो आपकी ये मैं क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं बस उतनी ही चीजें करा रहा हूं जो मुझे लगता है कि हाँ आपको पता होनी बहुत जरूरी है, जो आपको आनी चाहिए, बस मैं वो चीजें बता रहा हूं। वैसे पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपको जरूरी है। मैं बताने को पूरा स्ट्रक्चर भी लिख सकता था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए बस इतना काफी है। समझ में आ गई बात? चलो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जानने से पहले आप मुझे बताओ, क्या फ्यूचर परफेक्ट जानते हो? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जानते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? फ्यूचर दिखाने के लिए बिल लगाना पड़ता था, और परफेक्ट दिखाने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता था। और कॉन्टिन्यूअस के लिए तो आप कहेंगे भैया वो तो आप जानते ही हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वो जो है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाओगे, ये अपने आप में मेन वर्ब होगी आपकी। क्या होगी? मेन वर्ब। तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, बिल हैव प्लस बीन। ध्यान से देखिएगा, जो मेन स्ट्रक्चर या बिल या फिर मेरे भाई हम कह सकते हैं शैल, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बिल शैल। और इसके बाद आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, वो मैं आपको डिफरेंस ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो सब में सेम ही है, फॉर ही आता है। तो बस मेरे भाई ये अपना लास्ट फंदा था जो आपको मैंने बता दिया। बाकी 10th चैप्टर हमारा यहीं पे होता है खत्म, और हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो अभी सस्पेंस है कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन सस्पेंस आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने रख रखा है। तो ये मान के चलिए कि कल की क्लास एक बेहतरीन चैप्टर के आगाज के साथ होगी। और वो इसलिए क्योंकि मैं देखो बहुत सीक्वेंस से चीजें लेके चल रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। मेरा मानना यह है, मैं जिस सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं उससे आपको बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। तो मैं अपने सीक्वेंस से लेकर चल रहा हूं। तो एक कल बेहतरीन चैप्टर के साथ हम लोग आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।